Good morning, students. Have a nice day. Welcome back to APS online science classes. पिछली कक्षा में हमने आपको नर युग्मकोद्भिद क्या है तथा परागकण की संरचना के बारे में बताया था। देखिए, आज हम नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। आइए देखते हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमने आपसे पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि नर युग्मकोद्भिद क्या है या नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? एक बार मैं आपको हल्का सा पिछली क्लास का रिवाइज करने जा रहा हूं कि नर युग्मकोद्भिद क्या है। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किससे होता है? कोई भी बता सकता है? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन परागकण से होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नर युग्मकोद्भिद जो होता है, ठीक है, उसमें लघु बीजाणु जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणु में जब सूत्र विभाजन होता है या समसूत्र विभाजन होता है तो वहां पर युग्मक जनन की क्रिया होती है और युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, और जनन कोशिका से नर युग्मकों का निर्माण होता है। ऐसा हमने आपको पिछली कक्षा में ये जानकारी दी थी। आज हम आपको बात कर रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट, परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, आपको बता दें लघु बीजाणु जो होता है, देखिए लघु बीजाणु, और आपको बताया था लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक लघु बीजाणु है जो चतुष्क रूप में व्यवस्थित है। इस लघु बीजाणु को अगर हम देखें तो ये लघु बीजाणु कैसा होता है? इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ध्यान से सुन लीजिए, इसका अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, साथ में इसमें गाढ़ा जीव द्रव भरा होता है। गाढ़ा जीव द्रव क्या होता है? इसके अंदर भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? गाढ़ा जीव द्रव भरा होता है। देखिए जैसे ही ये लघु बीजाणु चतुष्क रूप से क्या होता है? पृथक होता है, चतुष्क रूप से अलग होता है। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु है, चतुष्क रूप में लघु बीजाणु है। यह चतुष्क अवस्था से जैसे ही पृथक होता है, ये पृथक हो गया, तो जैसे ही पृथक होगा लघु बीजाणु वैसे ही इसके आकार में क्या होती है? तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। किसके आकार में वृद्धि होती है? लघु बीजाणु के आकार में तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए लघु बीजाणु जो होता है उसका ये परिधीय भाग है, और इस परिधीय भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव क्या होता है? भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? कोशिका द्रव इसमें भरा होता है, और ये कोशिका द्रव जो होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है?
रसधानियां पाई जाते हैं, या इसी कोशिका द्रव के अंदर, ध्यान से सुनना, इसी कोशिका द्रव के अंदर रसधानियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, रसधानियां क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु के परिधीय भाग पर कोशिका द्रव एक झिल्ली नुमा संरचना के रूप में या झिल्ली रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, कोशिका द्रव एक पतली झिल्ली नुमा संरचना के रूप में परिधीय भाग पर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है परागण पूर्व अवस्था, परागण पूर्व अवस्था, बिफोर पॉलिनेशन फेज, और दूसरी अवस्था होती है परागण पश्चावस्था, आफ्टर पॉलिनेशन फेज। ठीक है, परागण पूर्व अवस्था और परागण पश्चावस्था के नाम से जानते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि परागण पूर्व अवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं, परागण पूर्व अवस्था में। देखिए ये परागकण है, इस परागकण के अंदर क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, परागण पूर्व अवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। और परागण पूर्व अवस्था में आपने देखा है कि ये परागकण है, ठीक है, यह लघु बीजाणु है। और आपको मैंने बोला था कि लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में होते हैं। जैसे ही चतुष्क अवस्था से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के पश्चात इन लघु बीजाणुओं के आकार में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। तत्पश्चात इनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, सूत्रीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, सूत्रीय विभाजन होता है। जिससे यहाँ पर लघु बीजाणु जो होता है उसमें आपने देखेंगे कि एक केंद्रक आकार में बड़ा होता है, दूसरा केंद्रक कैसा होता है, आकार में छोटा होता है। ठीक है, जो केंद्रक आकार में बड़ा होता है उसे कायिक केंद्रक कहा जाता है। कायिक केंद्रक या उसे सोमेटिक न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। सोमेटिक न्यूक्लियस के नाम से उसे जानते हैं। और जो केंद्रक आकार में छोटा होता है उसे जनन केंद्रक कहा जाता है, जिसे जर्मिनल न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जर्मिनल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक के मध्य में एक भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक के मध्य में एक भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब भित्ति का निर्माण हो जाता है तो आप देखिए कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल पृथक पृथक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस कोशिका, ये कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो होती है वो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। ये कोशिका बड़ी है, इस बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका कहा जाता है। और देखो बच्चों, ये कोशिका आकार में कैसी है, छोटी है, तो इस कोशिका को कौन सी कोशिका कहा जाता है, जनन कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, जनन कोशिका। आपने देखा कि यहाँ पे जो परागकण होता है, जिसको आप लोग लघु बीजाणु बोलते हैं, वहां पे कितनी कोशिकाएं बन गई है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। एक कायिक कोशिका बन गई है, दूसरी कौन सी कोशिका बन गई है, जनन कोशिका। और जब परागकण, ठीक है, कौन सी अवस्था में आ गया, द्विकोशिकीय अवस्था में। कितनी कोशिकीय अवस्था में आ गया, द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है, तभी उनमें परागण की क्रिया होती है। तभी उनमें कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अधिकांशतः जो पादप होते हैं, अधिकांशतः पादपों में परागण की क्रिया कौन सी अवस्था में होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। ठीक है, अधिकांशतः पादपों में परागण की क्रिया द्विकोशिकीय अवस्था में। बात क्लियर होगी। जिससे परागकण जो होते हैं, ठीक है, देखिए
जिससे क्या होता है कि ये क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश से ये द्विकोशिकीय परागकण होते हैं, वो कहां पर चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं। ठीक है भैया, और वर्तिकाग्र पर कौन से वर्तिका, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर किस रूप में आए, कौन सी अवस्था में है, द्विकोशिकीय अवस्था में यहाँ पर आ चुके हैं। आने के पश्चात हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले जनन कोशिका पर ही हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पहले कायिक कोशिका से बात करते हैं आपसे। देखिए ये कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका जो होती है, ध्यान से सुनना, कायिक कोशिकाएं जो होती हैं इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं का केंद्रक देखिए, कोशिका का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, और इनका जो केंद्रक होता है वो भी बड़ा होता है। ठीक है, कुछ समय और आप देख रहे हो कि ये केंद्रक आकार में कैसा होता है, गोलाकार होता है। कायिक कोशिका का केंद्रक गोलाकार होता है, बड़ा होता है, किसकी तुलना में होता है, जनन कोशिका के केंद्र की तुलना में, या जनन कोशिका के केंद्र की तुलना में। ये कोशिका के अंदर कायिक कोशिका में ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, ये जो केंद्रक होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आकार प्रारंभिक अवस्था में कैसा है, दिखाई दे रहा है आपको, गोलाकार। परंतु जैसे जैसे इनमें परिवर्तन होता है वैसे वैसे इसका केंद्रक का आकार कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। केंद्रक कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। और इसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, या हम बोल सकते हैं पर्याप्त मात्रा में होती है। कैसी होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। और इस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकाओं में जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःप्रेरक जालिका है, गोल्गी का है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकांग जो किसमें पाए जाते हैं, कायिक कोशिका में, उनके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, परंतु इनके अंदर जो राजधानियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। राजधानियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए जब परागकण का अंकुरण होता है, पराग कणों का क्या होता है, पराग कणों का यहाँ पे अंकुरण होता है। कहां पे होता है, वर्तिकाग्र पर, यहाँ पे अंकुरण होता है। तो ये कायिक कोशिका जो होती है, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये किस में बन जाती है, एक नलिका के आकार की संरचना में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। तो हमने बोला कि जब परागकण का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय कायिक कोशिकाएं जो होती हैं वो पराग नलिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का। pollen tube is formed by the somatic cells. Pollen tube is formed by the somatic cells during the germination of pollen grains. Is that right? यानी कि हमने बोला है कि परागकण की यानी कि परागकणों के अंकुरण के समय, ठीक है, कायिक कोशिकाओं से पराग नलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और कुछ समय पश्चात ये कायिक कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये पराग नलिका जो होती है वो कुछ समय पश्चात आकर के इस जनन कोशिका से आकर के क्या हो जाती है, इस तरीके से जुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि जनन कोशिका से संलग्नित हो जाती है, जुड़ जाती है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एक बात और ध्यान से सुनना कि ये जो कायिक कोशिका होती है, उस कायिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव की मात्रा, कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पे आरएनए की मात्रा भी कैसी होती है, अधिक होती है। अब दूसरी बात और सुन लीजिए, साथ में मैं आपको बता रहा हूं
कि जनन कोशिका जो होती है उसमें कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है, ध्यान से सुनना, कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। साथ में आरएनए की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। देखो बात ध्यान सुनने की है कि कायिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव की मात्रा अधिक होती है तो आरएनए की मात्रा भी अधिक होगी। यहाँ पे जनन कोशिकाओं में कोशिका द्रव की मात्रा कम होगी तो आरएनए की मात्रा भी कैसी होती है, कम होती है। परंतु कायिक कोशिका का केंद्रक और जनन कोशिका के केंद्रक में डीएनए की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। डीएनए की मात्रा कैसी होती है, दोनों के अंदर डीएनए की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। इस तरीके से डीएनए की मात्रा दोनों में इक्विवेलेंट होती है, समान होती है। हम कह सकते हैं कि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। कैसा होता है भैया, अधिक होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? देखिए अब यहाँ पे हम एक बात आपसे करने जा रहे हैं जनन कोशिकाओं के बारे में कि जनन कोशिकाएं क्या हैं। देखिए प्रारंभ में आपको वापिस ले चल रहा हूं, प्रारंभ में ये वाली कोशिका के बारे में। प्रारंभ में ये जनन कोशिकाएं, देखिए इस डायग्राम पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है वो परागकण की भित्ति से, ये परागकण की भित्ति है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये जनन कोशिका है, और ये जनन कोशिका की भित्ति, ये जनन कोशिका की भित्ति हो गई और ये परागकण की भित्ति होती है। तो प्रारंभ में क्या होता है कि जनन कोशिका की भित्ति जो होती है जनन कोशिका की जो भित्ति होती है वो परागकण की भित्ति से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, संलग्नित रहती है, ठीक है। जनन कोशिका की भित्ति परागकण की भित्ति से क्या होती है, जुड़ी होती है। जब इसमें पूरी तरीके से ये जनन कोशिका की भित्ति का निर्माण हो जाता है, जनन कोशिका की भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो जब भित्ति का पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है तो जनन कोशिका जो होती है वो परागकण की भित्ति से क्या हो जाता है, अलग होता है। यानी कि जनन कोशिका की भित्ति, ये जनन कोशिका की भित्ति है, ये परागकण की भित्ति से क्या हो जाता है, बिल्कुल पृथक हो जाता है। जनन कोशिका की भित्ति जब परागकण की भित्ति से कैसा हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो जनन कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। जनन कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। बाद में इसी जनन कोशिका का आकार आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, लेंस के आकार की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, लेंस के आकार की दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, मैं अभी एक बात और करूंगा आपसे, या हम इसकी संरचना को मसूराकार संरचना के रूप में भी जानते हैं। और ये जनन कोशिका बाद में धीरे धीरे कैसी होती है, लंबी होती है। लंबी होने पर इसकी जो संरचना होती है वो हमें कृमि के रूप में क्या होती है, दिखाई दे जाती है। किस रूप में दिखाई देती है, धीरे धीरे लंबी होती है और ये कृमि के रूप में क्या है, दिखाई देने लगती है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें लंबा होने से इसका क्या फायदा, आपको मैं बता दूं। जब जनन कोशिका का आकार लंबा हो जाता है तो ये पराग नलिका में इसकी जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल सरल हो जाती है। कैसी हो जाती है, बिल्कुल सरल हो जाती है। आपको बता दें इसी जनन कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनन कोशिका में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कायिक कोशिका में बात की थी, जैसे कायिक कोशिका में मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है, अंतःप्रेरवी जालिका है और अन्य कोशिकांग है। वो सभी कोशिकांग जैसे कायिक कोशिका में आपने देखा, कायिक कोशिका में पाए जाते हैं, जनन कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जनन कोशिका में भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। साथ में एक बात ध्यान रखने की है कि इनमें कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है, कम होती
ये हमने आपसे बात की है परागण पूर्व अवस्था के बारे में। परागण पश्च अवस्था में क्या होगा? जब परागण की पश्च अवस्था होगी तो उसमें हम आपसे बाद में डिटेल से बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा आप इतना सा सुन लीजिए फिलहाल कि ये जो जनन कोशिका होती है, ठीक है, इस जनन कोशिका से आकर के किसका निर्माण हो जाता है? पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। और इसके पश्चात जो जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें सूत्र विभाजन होता है, और सूत्र विभाजन होने के पश्चात दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। यानी कि ये हमने आपको संक्षिप्त में किसके बारे में बात की है? परागण पश्च अवस्था के बारे में बात की है, जिसका वर्णन अब हम आपको बताएंगे नर युग्मकों के निर्माण में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? इसके बारे में, नर युग्मकों का निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पराग कणों का क्या होता है? परिवर्तन होता है। आपको हम एक बार फिर भी 2 मिनट के अंदर इसको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि हमने बोला कि लघु बीजाणु चतुष्क रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और आपको हमने बताया कि जैसे ये चतुष्क अवस्था से पृथक होते हैं तो इनके आकार में तेजी से वृद्धि होती है। इससे पहले हमने आपको बताया कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन 2 चरणों में होता है। ये पराग पूर्ण अवस्था और दूसरी होती है परागण पश्च अवस्था। ये जो अवस्था हमारी चल रही है वो परागण पूर्व अवस्था होती है, और इसके अंदर जो केंद्रक होगा, पराग कण का जो केंद्रक होगा, लघु बीजाणु का जो केंद्रक होगा, उसमें सूत्री विभाजन होगा, जिससे फलस्वरूप 2 केंद्रकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक बड़ा होता है, एक केंद्रक छोटा होता है। जो केंद्रक बड़ा होता है उसे कायिक केंद्रक कहते हैं, जो केंद्रक छोटा होता है उसे जनन केंद्रक कहते हैं, ठीक है। दोनों केंद्रकों के बीच में एक पट्टी का निर्माण होता है, जिससे, ठीक है, जिससे यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जो कोशिका बड़ी होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं, जो कोशिका आकार में छोटी होती है उसे जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमने आपको क्या बताया था कि कायिक कोशिका जो होती है उस पर हमने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पे जब 2 कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है, तो मैंने बोला था कि अधिकांशतः पादपों में परागण की क्रिया द्विकोशिकीय अवस्था में ही होती है। उसके पश्चात ही परागकण जो होते हैं वो पराग कोश से मुक्त होकर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और वहां पे परागकणों के अंकुरण की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। वो भी मैंने आपको डायग्राम से यहाँ पे बताया था। उसके पश्चात हमने आपको बताया था कि कायिक कोशिकाओं का केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? गोलाकार होता है। बाद में उसकी संरचना धीरे धीरे कैसी हो जाती है? अनियमित आकार की हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है? अनियमित आकार की हो जाती है, ठीक है, जिसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है? पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कैसी पाई जाती है? पर्याप्त मात्रा के रूप में क्या है? पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है, और धीरे धीरे इनके अंदर राजधानियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। मैंने बोला था कि कायिक कोशिका यानी कि परागकण का जो अंकुरण होता है, परागकण के अंकुरण के समय कायिक कोशिकाओं के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है, और उस समय पश्चात ये कायिक कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, आरएनए की मात्रा अधिक होती है। परंतु जनन कोशिका में कोशिका द्रव की मात्रा कम होती है, आरएनए की मात्रा भी कैसी होती है? कम होती है। आपको बताया कायिक कोशिका और जनन कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। इसके पश्चात हमने परागण पश्च अवस्था में केवल संक्षिप्त में आपसे बातें की कि जनन कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, कायिक कोशिका से जो निर्मित होने वाली पराग नलिका होती है, पोलन ट्यूब होती है, वो आकर के जनन कोशिका से संलग्नित हो जाती है, और संलग्नित होने के पश्चात, ध्यान सुनना, संलग्नित होने के पश्चात, ठीक है, इनके अंदर इनके केंद्रक में, जनन कोशिका के केंद्रक में समसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 अचल नर युग्मकों का क्या हो जाता है? निर्माण। देखिए इसका हम आपको डायग्राम भी दिखा रहे हैं, पराग नलिका सहित डायग्राम आपको बता रहे हैं, ये देख लीजिएगा आप एक बार।
ये अचल नरयुग्मक होता है, सॉरी ये क्या है, केंद्रक होता है। ये परागनलिका होती है, परागनलिका का निर्माण कायिक कोशिका से होता है, ठीक है। और इसमें ये केंद्रक होता है किसके अंदर, जनन कोशिका के अंदर। और जनन कोशिका के अंदर स्थित जो केंद्रक होता है उसमें सूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अचल नरयुग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दो अचल नरयुग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, परागनलिका की संरचना होती है, ठीक है। परागनलिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इस पर हमने आपको संक्षिप्त में बात कर ली है। देखिए अब हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना कि नरयुग्मकों का निर्माण कैसे होता है। हाउ टू फॉर्म द मेल गैमेट्स, ठीक है। नरयुग्मकों का निर्माण कैसे होता है, तो दूसरा हम टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं, नरयुग्मकों का निर्माण। देखिए नरयुग्मकों का निर्माण, नरयुग्मकों का निर्माण। आपको बता दें नरयुग्मकों का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नरयुग्मकों का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिका से होता है। आपको पता है अभी नरयुग्मकों का निर्माण किससे होता है, जनन कोशिका से होता है, ठीक है। देखिए ये जो नरयुग्मक होते हैं नरयुग्मक जो होते हैं, आपने देखा कि ये इस तरीके से आपको अभी संरचना मैंने बना के दिखाई, ठीक है। ये परागनलिका है और ये दो अचल नरयुग्मक है, ठीक है। कौन से युग्मक है, नरयुग्मक। इन नरयुग्मकों में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना कि नरयुग्मक, प्रत्येक नरयुग्मक जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी है कि इनमें जो केंद्रक, नरयुग्मक को मैं यहां से निकाल के दिखा रहा हूं, तो ये कैसा होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। तो नरयुग्मक कैसे होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं, अर्थात यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नरयुग्मक एक कोशिकीय होता है, यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकीय होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित होते हैं। तीसरी बात में जो आपसे कर रहा हूं, इनमें क्या है कि नरयुग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। नरयुग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि नरयुग्मकों के अंदर कशाभिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि ये अकशाभिक होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। नॉन फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट का अर्थ होता है कि इनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है और कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, इसी के कारण ये नरयुग्मक गति नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, ठीक है, अधिकांशतः जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, उन पादपों में युग्मकों का निर्माण, उन पादपों में युग्मकों का निर्माण किसमें होता है, उन पादपों में युग्मकों का निर्माण इस परागनलिका के अंदर होता है। किसमें होता है, परागनलिका के अंदर होता है। ध्यान से समझ में आई मेरी बात। अधिकांशतः एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, उनमें नरयुग्मकों का निर्माण किसमें होगा, परागनलिका के अंदर होगा। ये आपकी परागनलिका, और इस परागनलिका का निर्माण किससे हुआ है, कायिक कोशिकाओं से हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं लीलियम, एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, लीलियम का एक पौधा होता है, ठीक है। दूसरा है नीमोफिला, कौन सा होता है, नीमोफिला। लीलियम और नीमोफिला का जो पादप होते हैं, ये दोनों आवर्त बीजी पादप होते हैं, और इन दोनों पादपों में
नर युग्मकों का निर्माण किसके अंदर होता है? पराग नलिका में होता है। ठीक है, we can say in other words male gamete is formed in the pollen tube in most of angiosperm plants। अधिकांश आवर्तवीजी पादपों में नर युग्मकों का निर्माण किसके अंदर होता है? पराग नलिका के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे मैं कुछ बातें कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे अपवाद स्वरूप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, बंदर बाटी, आपने नाम सुना होगा बंदर बाटी। बंदर बाटी नाम का एक पादप होता है। बंदर बाटी न बोले तो इसका एक दूसरा नाम है होलोप्टीलिया। होलोप्टीलिया, ये होलोप्टीलिया बोल दीजिए या इसे बंदर बाटी बोल दीजिए। इसी तरीके का एक पौधा और होता है जिसका नाम है कुल्फा। सेकंड एग्जांपल पे भी हम बात करेंगे कुल्फा पे। कुल्फा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टुलका। पोर्टू लका LACA। ठीक है, कुल्फा जिसको पोर्टुलका PORTULACA। ठीक है, बंदरबाटी और कुल्फा ये दो ऐसे पादप होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर, इन दोनों पादपों के अंदर, ये कुछ ही पादप है, सभी पादपों की बात नहीं कर रहा मैं केवल इन दो पादपों की बात कर रहा हूं। इन दो पादपों के अंदर जो जनन कोशिका होती है, ये क्या है? कायिक कोशिका हो गई, कायिक कोशिका। इन दोनों पादपों में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये जनन कोशिका होगी। तो कुल्फा और बंदरबाटी का जो पौधे होते हैं, उनकी जो जनन कोशिका होती है, उन जनन कोशिका में आपको पता है समसूत्री विभाजन होता है। आपको मैंने बताया कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, तभी दो अचल नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसे बंदरबाटी और कुल्फा ये दो पादप ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ही पादप है ऐसे, जिनमें क्या होता है कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन। कौन सा? जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन जो होता है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन जो होता है, वो परागण के तुरंत ध्यान से सुनना है, परागण के तो कैसे होता है? तुरंत पश्चात। ठीक है, परागण होगा उसके तुरंत पश्चात होगा, परंतु अंकुरण से क्या होता है? पहले होता है। परंतु परागकण के अंकुरण से कैसे होता है? पहले होता है। अंकुरण से पहले या पूर्व होता है। एक बार दोबारा बात कर रहे हैं हम ध्यान से कि बंदरबाटी और कुल्फा ये कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात, परागण के तुरंत पश्चात तथा अंकुरण से पहले, परागण के तुरंत पश्चात और अंकुरण से पहले उनमें क्या होता है? परागकण में होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अर्थात ऐसे पादप जिनके परागकण की जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात तथा अंकुरण से कैसा होता है? पहले होता है, पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इनमें क्या है? नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। नर युग्मक कब बनते हैं? यहाँ पे कि परागकण का तुरंत पश्चात होगा, परागण जैसे हो जाएगा, परंतु परागण के बाद जब परागकण जो होगा उसमें अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण से पहले उनमें क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन की क्रिया हो जाती है। देखिए, दो एग्जाम्पल हमने बात की अधिकांशतः एंजियोस्पर्म पादपों की। अब हम कुछ ज्यादातर पादपों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पादपों की कर ली। अब हम तीसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, कुछ और पादप हैं जिनपे नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखिए, अधिकांश जो पादप होते हैं, ठीक है, अधिकांश पादपों की बात कर रहे हैं, अधिकांश पादपों में नर युग्मकों का जो निर्माण होता है, अधिकांश पादपों में नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वो परागकण का अंकुरण। किसका अंकुरण? नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कब होता है? परागकणों का क्या हो जाता है? अंकुरण होने के पश्चात। देखिए, ध्यान से सुनना,
अधिकांशतः पादप की बात कर रहा हूं, मोस्टली प्लांट। अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अधिकांशतः पादपों की बात कर रहे हैं। अधिकांशतः पादपों में नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये क्या है, द्विलिंगी पादप है। परागकोश से परागकण मुक्त हुए। मुक्त होने के बाद परागकण कहां पर स्थानांतरित हो गए? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए। ठीक है, स्थानांतरित होने के पश्चात इस परागकण के अंदर क्या होगा? अंकुरण। परागकण में क्या हो गया? अंकुरण हो गया। ठीक है, अंकुरण का मतलब इस परागकण से क्या निकलने लगी? पराग नलिका निकलने लगी। तो ये परागकण से क्या निकल गई? पराग नलिका निकल गई। और जब इसमें पराग नलिका निकल जाती है तो निकलने के बाद यानी कि परागकण में अंकुरण के पश्चात पराग नलिका में होता है। किसमें होता है? पराग नलिका में होता है। दोबारा ध्यान से सुनने, मेरी बात सुनने नहीं बैठी हुई आपके लोगों को। ये अधिकांशतः पादपों में नर युग्मकों का निर्माण परागकण के अंकुरण, परागकण के अंकुरण के पश्चात अंकुरण हो गया और अंकुरण के पश्चात पराग नलिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पराग नलिका में होता है या पराग नलिका के अंदर होता है। यानी कि जो मैंने आपको आवर्तविधि पादप की बात कही थी, आवर्तविधि पादपों में मैंने यही कहा था कि अधिकांशतः आवर्तविधि पादपों में युग्मकों का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? पराग नलिका में होता है। यहाँ पे मैंने इतने से शब्द जरूर बोला है कि अधिकांशतः पादपों में पराग कणों के अंकुरण के पश्चात पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए, पराग कण के अंकुरण के पश्चात, ठीक है, अंकुरण हो गया। अंकुरण के पश्चात किसका निर्माण हो गया? ये पराग नलिका का निर्माण हो गया। ठीक है, और पराग नलिका कहां पे जाएगी? इस वर्तिका में आएगी। ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है? वर्तिका। तो ये पराग नलिका किसमें से होकर गुजरती है? वर्तिका में से होकर के गुजरती है। यानी कि ये वर्तिका में नीचे की ओर क्या करती है? वृद्धि करती है। पराग नलिका वर्तिका में नीचे की ओर क्या करती है? वृद्धि करती है। ठीक है, जब वृद्धि करती है तो उस समय क्या है? जनन कोशिकाएं होती हैं। उस समय जनन कोशिका, जब ये वर्तिका में वृद्धि करती है, कौन? पराग नलिका। ये पराग नलिका है। मैं एक बार फिर साफ सा डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। ये इस तरीके से ये परागकण है। परागकण से ये क्या है? पराग नलिका निकली और ये पराग नलिका किसमें से होकर के निकल रही है? वर्तिका में से निकल रही है। और वर्तिका में से जब निकलती है तो ये क्या है? परागकण है, सॉरी जनन कोशिका होती है। और जनन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो हमने बोलने का अर्थ है कि परागकण के अंकुरण के पश्चात पराग नलिका जब वर्तिका में से होकर के निकलती है तो जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिका परागकण में उपस्थित जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तथा पराग नलिका में समसूत्री विभाजन के पश्चात ये पराग नलिका किसमें प्रवेश करती है? बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अंडाशय से बीजांड के अंदर क्या करती है? धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ती है तो ये कोशिकाओं में उपस्थित जो दो नर युग्मक होते हैं वो बीजांड के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के पश्चात वहां पे निषेचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अधिकांशतः पादपों में पराग कणों का जब अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण के पश्चात पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण होता है। कब होता है? मैंने बोला है कि पराग कण जो होंगे उनका अंकुरण होगा तो अंकुरण के बाद पराग नलिका निकलेगी। पराग नलिका जैसे ही किस में आती है? वर्तिका में आती है। तो वर्तिका में आने पर जनन कोशिकाएं जो होती हैं उन जनन कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के पश्चात वहां पे किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। पराग नलिका धीरे धीरे अंडाशय की ओर बढ़ती है, अंडाशय से बीजांड की ओर बढ़ती है और ये धीरे धीरे परागकण क्या होते हैं?
जो अचल नर युग्मक होते हैं वो परागकलिका के माध्यम से किसमें प्रवेश कर जाते हैं, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं, और बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका से एक नर युग्मक क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है, और निषेचन के पश्चात वहां पे फल और बीजों के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमने आपको 3 तरीके से बताया कि आवर्तबीजी पादपों में कैसे होता है, अधिकांशतः पादपों में कैसे होता है, कुछ पादप जिनके मैंने एग्जांपल दिए थे कुल्फा और बंदरवाटी। ठीक है, कुल्फा और बंदरवाटी में कब होता है, तो कुल्फा और बंदरवाटी में मैंने बताया था कि परागण के तुरंत पश्चात और परागकणों के अंकुरण से पहले इनमें क्या होता है, जब इनकी जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, तत्पश्चात उनमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। थैंक यू वेरी मच।